नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। देश में अब लगभग सभी दल जो हैं 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है और खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखती है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता दल आज भी राहुल गांधी को ही नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखते हैं। दरअसल यूपीए गठबंधन राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की सीएम अब खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए हुए हैं। इसे लेकर वो कई दलों के नेताओं से मुलाकात भी कर चुकी हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो ताजा धमाका हुआ है वो है बिहार से, जहां बुधवार को तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर ऐसी हवाएं चलाई कि आज बिहार में तेजस्वी थोड़ी बदली सी है और अलग तरह के बैनर पटना की सड़कों पर दिखाई दिए। दरअसल बुधवार को जब केसीआर सीएम नीतीश कुमार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस दौरान पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। इस पर केसीआर ने कहा कि सभी विपक्षी दल के नेता साथ बैठकर बात करेंगे, उसके बाद सर्वसम्मति से जो बात निकल कर आएगी वो विस्तार से बताएंगे। इस बीच एक पत्रकार ने नीतीश कुमार के पीएम कैंडिडेट होने के बारे में सवाल पूछ लिया। इस पर नीतीश कुमार बीच में ही बोले कि हम सबको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। इस पर अभी क्या बता सकते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये सब बातें क्यों कर रहे हो। हालांकि उनके इस बयान के एक दिन बाद ही पटना में कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की होड़ और भी ज़्यादा तेज कर दी गई। दरअसल पटना की सड़कों पर जेडीयू की ओर से ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिनके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि बिहार के बाद राष्ट्रीय राजनीति में भी नीतीश कुमार अपनी छाप छोड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं। पार्टी इसे जुमला नहीं हकीकत बता रही है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा फ्रंट बनेगा, कौन पीएम का उम्मीदवार होगा, ये बातें भविष्य के सियासी गर्भ में छुपी हुई हैं। लेकिन बीजेपी से अलग होकर राजद के साथ जाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है। इसे लेकर जेडीयू पूरी तरह माहौल बनाने में लगी हुई है। दरअसल पटना की सड़कों पर ऐसे पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं जिनके जरिए संदेश दिया जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार नीतीश कुमार रहने वाले हैं। राजधानी पटना में जेडीयू की ओर से बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें दो खास किस्म के नारे लिखे गए हैं जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करते हैं। एक होर्डिंग में कुछ इस तरह लिखा है, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। वहीं अन्य होर्डिंग में लिखा है, जुमला नहीं हकीकत। होर्डिंग पर जेडीयू की ओर से हकीकत लिखने का दावा भी किया जा रहा है। देश में जहां इस समय 2024 की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बुधवार के सियासी घटनाक्रम को लेकर भी बयानबाजी का दौर जारी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं केसीआर के बिहार दौरे की, जिसे लेकर अब नेता जुबानी हमले बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अपना घर संभाले। आज पूरा तेलंगाना में लोग तबाह हो गए, बदलाव चाह रहे। तेलंगाना के अंदर टीआरएस मुक्त तेलंगाना बनाना चाह रहे, क्योंकि ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार सरकार को और बर्दाश्त की बाहर हो गया। आज तेलंगाना में मुंह नहीं बता सके, जाके बिहार में अब कहानियां सुना रहे और आप किस तरह कांग्रेस के ओर बढ़ रहे हैं, लोगों को जानकारी हो गया। अब कल हमारे पत्रकारों का सवाल को भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी दल है उनको एकजुट करेंगे, मतलब आप और कांग्रेस एक होंगे। ये तेलंगाना के आज प्रजा जान रही है, क्योंकि आप अलग नहीं है, कांग्रेस अलग नहीं है।
टीआरएस कांग्रेस एक ही है। इसलिए आज जो भी लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं अगर टीआरएस के खिलाफ समझ के, तो वो टीआरएस को आज बलबूत बना रहे। इसलिए जानकारी होगा, क्योंकि आज ही नहीं, आप किस किस से मिल रहे। ममता बनर्जी वो कांग्रेस के समर्थक है, उद्धव ठाकरे को मिले थे वो भी कांग्रेस के समर्थक है, आज नीतीश साहब को मिल रहे वो भी कांग्रेस के समर्थक है, इस बीच में स्टालिन को मिले वो भी कांग्रेस समर्थक है। सो क्या संकेत दे रहे आप? तो कांग्रेस और आप दोनों अलग नहीं है। इसलिए आप जितने भी आज बातें सुनाओ, आप और कांग्रेस अलग नहीं है, ये लोगों को जानकारी हो गया। अच्छी बात है। मैं समझता हूँ देश में माहौल बन रहा है कि तमाम गैर भाजपा पार्टी और उसके नेता अब एक स्वर से इस बात को कहने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार उससे कैसे मुक्ति पाया जाए, महंगाई बेरोजगारी कैसे दूर किया जाए और समाज में विद्वेष की राजनीति का खात्मा हो, वो स्थिति आ गई। तो मैं स्वागत करता हूँ केसीआर का, तो तेलंगाना से आकर पटना में भी इस तरह की बात उन्होंने कहा है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ तमाम ऐसी ताकतों को जो लाइक माइंडेड पार्टियाँ हैं उनको एकजुट होना है और आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के काम करने की आवश्यकता है। मैं उनके एफर्ट्स का स्वागत करता हूँ। शरद पवार ने ये बात कही कि 2024 में सब ओपोजिशन को एक कॉमन न्यूनतम प्रमाण के तहत एक आना होगा और बीजेपी के खिलाफ करना होगा। मैंने कहा ना कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जिनको देश की चिंता है, जिनको विचारधारा की चिंता है, जिनको सेकुलर पॉलिटिक्स में आस्था है, वो सब के सब एकजुट होंगे और एक बेहतर विकल्प देकर इस देश को जो कुशासन चल रहा है भाजपा का उससे मुक्त कराना। देखिए, ये सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब ये गुनाहों के गठबंधन की गठरी में पाप का पैबंद लगा करके ये गठबंधन की जो शुरुआत हो रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। यानी गठबंधन से पहले अगर ये हाल है तो उसके बाद क्या हाल होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब सुशासन बाबू कुशासन बाबुओं के झोले को लेकर के घूम करके और गठबंधन के गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। दूसरी तरफ शरद पवार भी कह रहे हैं, देखिए 2000 है बीजेपी को हराना है। देखिए, इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी को हटाने का सपना चबाने की सनक से ज़्यादा नहीं है कुछ। ये अमृत काल जो है वो पराक्रमियों के लिए, परिश्रमियों के लिए पर्व है और पापियों और पाखंडियों के लिए परेशानी है। इसलिए इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, एक बात और समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सफलता का सिलसिला पानी का बुलबुला नहीं है, ये परिश्रम और तपस्या का सिला है। और इसी का नतीजा है कि आज एक के बाद एक नरेंद्र मोदी जी को जनता का आशीर्वाद भी मिलता है और पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। अब कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि मोदी जी से ज़्यादा, मोदी जी की तो छोड़िए, अब मोदी जी की परछाई से भी वो परेशान रहते हैं। अब उनकी परेशानी का जो इलाज है वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो जनता ने कर दिया है और जनता आगे और करेगी अगर इसी तरह का उनका व्यवहार रहा तो। तो जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में अभी से विपक्षी दल जुट गए हैं और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार या यूं कहें कि दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी की एक कड़ी और बानगी जो है आज बिहार की सड़कों पर भी देखने को मिली। और ये मुद्दा जो है सिर्फ बिहार की सड़कों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली तक इसकी सुगबुगाहट पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से राहुल आनंद हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ विजय कौशिक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
और मनोज मनु प्रदेश के प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मनु जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा और सीधा सा सवाल है, बिहार की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं, दिल्ली की सड़कों पर कब लगा रहे हो? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं और दिल्ली क्या कई राज्यों में भी ये लग सकते हैं। अभी तो पटना में ही पोस्टर लगा है तो बहुत लोगों की नींद हराम हो गई है। और दिल्ली की बात क्या, दिल्ली में तो अब साक्षात ही जंग, पोस्टर लगना नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पोस्टर हर जगहों पर लगाए हैं तो पोस्टर लगाना कोई बात नहीं है। सभी पार्टी के नेता, जो छोटे भी नेता हैं, दल हैं, तो सभी लोगों का यही इच्छा है कि उनके सुप्रीम प्रधानमंत्री के दावेदार हो। लेकिन इसके साथ ही साथ सभी लोग आपस में बैठकर ही किसी एक नेता पर अपनी सहमति बनाएंगे, ये भी तय है। तो इसीलिए अभी इसकी चिंता हम लोग नहीं कर रहे हैं। जिनको चिंता करना है वो अपना चिंता कर रहे हैं जी। हम लोग तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं और हम तो हमेशा से ही बोल रहे हैं कि जनता इसका फैसला करेगी। कोई पार्टी के नेता इसके फैसला नहीं करेंगे, लेकिन हर पार्टी के नेता का, उनके कार्यकर्ताओं का अरमान होता है कि उनके जो प्रमुख हैं, उनके जो सुप्रीमो हो, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो। तो ऐसा कोई पोस्टर लगा देने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी मानती है कि जो प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं वह गुण नीतीश कुमार जी में है, तो इसीलिए पार्टी ने यहाँ सामने रखा। जी ठीक है, मैं सीधा विजय कौशिक जी आपके पास आऊँगा। फिलहाल कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो आपका सहयोगी दल है आज के दिन बिहार में। आपका समर्थन है क्या नीतीश कुमार की इस दावेदारी पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। और क्षेत्रीय दलों के साथ उसके गठबंधन है, उनको हम निभा रहे हैं जी। वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी पार्टी का चेहरा है प्रधानमंत्री पद के लिए। और आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह खूबी कांग्रेस में ही है कि हमारे यहाँ हमारा कोई सहयोगी दल का नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। हमारी पार्टी का कोई भी नेता सपना देख सकता है, कह सकता है अपने मन की बात, सपना देख सकता है, बन तो नहीं सकता। नहीं, सुनिए ना जी। बनेगा तो वही ना जैसे सांसद चाहेंगे, जैसे चुने हुए सांसद चाहेंगे बनेगा तो वही। पहली बात, चुने हुए सांसद भी यही चाहते हैं कि जिसको हाईकमान चुनेगा उसी को हम चुनेंगे। अब वो एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर उसका कोई सहयोगी दल का नेता इस तरह का सपना देखता है तो उसको कुचल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी नेता इस तरह का सपना देखता है तो उसको कुचल दिया जाता है। कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। इस बात को कौन कह रहा है? नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन सच्चाई कहने की एवज में इनाम क्या मिला उन्हें? संसदीय बोर्ड से बीजेपी के उनकी छुट्टी कर दी गई। इसी तरीके से राजनाथ सिंह जी ने कहा कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। भाजपा के अधिकांश लोग आज इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक तानाशाही युग का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें गलत हो या सही मोदी जी जो भी कहें वही सही। और सारी देश की कौशिक जी, मेरे सवाल का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया है। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे किया था, आपने बात कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक की तरफ मोड़ दी। क्या जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कांग्रेस जो है वो बिहार में सहयोगी दल है, 2024 के लिए समर्थन देगी? बड़ा सीधा सा सवाल है और मैं चाहूंगा आप स्पष्ट सा जवाब दे दीजिए ईमानदारी के साथ। मैंने आपसे क्या कहा कि क्षेत्रीय स्तर पर हमारा उनके साथ गठबंधन है, जो कि क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित है।
अगर राष्ट्रीय ठीक है, मतलब राजनीति की बात ये है, जो तो आपका नीतीश गठबंधन कुमार है को ये बिहार कांग्रेस तक का ही समर्थन सीमित है करना होगा। जी। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को कांग्रेस का समर्थन करना होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आज चर्चा का विषय और ही एक ये चीज है कह रहा हूं मैं आपसे जी। कि नीतीश कुमार से जब जब पूछा गया है उन्होंने इनकार कर दिया है। इनकार किस प्रधानमंत्री तरीके पद से की कर ना रहे हैं रेस ये में तो है, ना बिहार की दौड़ में है, सड़कों ना पे वो स्पष्ट सोच दिख रखते रहा है। हैं। और टीवी डिबेट में भी जेडीयू की उनकी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर भी जल्द देखने को मिल जाएगा। ये तो आप ही के साथ मंच पर बैठ के ये बात स्पष्ट कह रहे हैं ना, कोई ये चीज छिपी हुई थोड़ी है। मैंने क्या खैर, कहा मैं जवाब ले आपसे? लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके क्या पास, मैं नीतीश कुमार ने जवाब ले नहीं लेता हूँ, कहा है? मैं जवाब ले लेता हूँ और वो आपकी कुछ भी आपकी कहें, बात का, कुछ भी ना आपके कहें, ही उससे हमारा सहयोगी कोई से लेना पहले देना जवाब नहीं ले है। लेता हूँ। मनोज जी, स्पष्ट कह दिया है जी जी। कांग्रेस के साथी ने आपको, आपकी सहयोगी दल भी हैं, कि आपके साथ जो गठबंधन है वो धर्म बिहार तक है, दिल्ली में आपको समर्थन करना है, हमने बिहार में कर दिया, प्रधानमंत्री पद का देखिए, चेहरा दिल्ली राहुल में गांधी ही होंगे, स्पष्ट नहीं कह रही हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो या ममता नहीं हो, नहीं, बनर्जी वो हो कह रहे हैं या हमारी कोई तरफ हो। से वही होंगे। नहीं नहीं आप अब आपने समर्थन नहीं करना नहीं, है। इनके कहने से थोड़े हो जाएगा। पार्टी ने कोई थोड़े घोषणा कर दिया है। पार्टी, हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी तमाम विपक्षी दलों की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। उसमें अगर निर्णय होता है कि राहुल गांधी, तो सारे विपक्ष राहुल गांधी, उसमें निर्णय होगा कि नीतीश कुमार, तो सारे भाई विपक्ष नीतीश कुमार। आप दोनों देखिए, बाकी दलों की बात की है, आप दोनों एक तरह से भाई भाई हैं, गठबंधन धर्म में सरकार चला रहे हैं, पहले आपस में तो सहमति बना लीजिए, ममता जी के साथ, केजरीवाल जी के साथ, उनके साथ तो बाद में सहमति बना लेना ना, पहले आपस में। मैं आ रहा हूँ विजय जी, आप पे भी आ रहा हूँ। हाँ बताइए। अभी आशीष जी, सहमति की बात कहाँ आई है? अभी तो कोई बैठक ही नहीं हुआ है। बैठक होने में तो अभी समय है, ये भी स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले एक केवल जी बोलिए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है, तो इससे कुछ थोड़े हो जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के सारे गुण मौजूद हैं। अब इस विषय पर सारे विपक्षी दल इंक्लूड कांग्रेस भी बैठकर ही न कोई निर्णय लेगी। ठीक है, ये टीवी आप सुनिए मनोज जी सवाल सुन लीजिए ना। एक बड़ा देखिए, टीवी पर कोई भी डिबेट होती है तो वो दिशा और दशा राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उसी से आगे बढ़ती है। ये ठीक है कि इस तरह के फैसले किसी भी ऐसे मंचों पर नहीं होते जहां पर हम कहीं टीवी डिबेट पर करें इस तरह की चीज़ों को, लेकिन सवाल जो है वो तो उठेंगे ना, और सवाल उठ रहे हैं। विजय जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ एक जवाब दे दिया कि राहुल गांधी जो हैं वही फेस होंगे, और हम जो ये गठबंधन धर्म है बिहार तक सीमित रखेंगे। नीतीश कुमार जी हमारा कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा नहीं है। मैं सिर्फ एक आपसे ईमानदारी के साथ सवाल पूछ रहा हूँ, जो सभी विरोधी दल हैं बीजेपी के, उनकी जब बैठक होगी 2024 के समय में, 2023 के अंतिम दिनों में, वो तब की तब होगी, लेकिन क्या आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से राहुल गांधी की बात अभी इसी मंच पर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसमें तो समर्थन देंगे या नहीं देंगे? सिर्फ हाँ या ना में बता दीजिए, इसमें क्या जा रहा है? देखिए, समर्थन तो मैं पहले कहा कि विपक्ष बैठकर निर्णय लेगी, जिसके नाम पर सहमति बनेगी उसी को समर्थन होगा। इसमें कहा कोई जो मत है, बिना विपक्ष के एक बैठक का। चलिए ठीक है, लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। सिर्फ विजय जी, क्योंकि मुझे अभी जाना है राहुल जी के पास, लेकिन उससे पहले आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैंने ये कहा है आपसे, बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी जी। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे जी। और क्षेत्रीय दल कोई हमारे साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं आना चाहे तो हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है।
हम अपने दम पर जनता की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं और लड़ रहे हैं। चाहे बिल्किस बानो का मामला हो, चाहे इस देश में महंगाई का मुद्दा हो, चाहे इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो। ठीक है, वो तो ठीक है, सारे मुद्दे तो ठीक है, मुद्दे तो जनता जनार्दन के सामने हैं। लेकिन अभी जो आज हमारा जो सवाल था, इस डिबेट का जो उद्देश्य था वो यही था कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो एक बार फिर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। और ये शायद इस मंच पर, इस डिबेट में भी स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जो आपने बात कही, आपने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। और राहुल गांधी ठीक है आज किसी भी स्थिति में हो, लेकिन वो एक नेशनल फेस हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जेडीयू के आपके साथी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को फिलहाल, चाहे वो अप्रत्यक्ष ये बात कह रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष ही सही, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना समर्थन नहीं दिया। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब बैठक होगी सभी राजनीतिक दलों की, तब की तब देखेंगे क्या फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है राहुल गांधी को अगर महागठबंधन की जो बात करते हैं वो राहुल गांधी को महागठबंधन का समर्थन मिलेगा? जेडीयू के साथी जिससे अभी आपका गठबंधन हुआ वही नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं। मैं तो देखो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ना हमें किसी का समर्थन चाहिए अभी, ना ही कोई और बात है। हम अपने दम पर देश भर में चुनाव लड़ेंगे जी। चुनाव के बाद की क्या परिस्थितियां बनती हैं जी, उन परिस्थितियों में हमें किसी के समर्थन की जरूरत पड़ती भी है या नहीं पड़ती जी, उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन बड़ी सीधी सी बात है कि हमारा अभी जिनसे क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन है जी, जरूरी नहीं है कि हम उसे राष्ट्रीय स्तर पर रखें। हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे निश्चित तौर पर पूरे देश भर में, और चुनाव के बाद की स्थितियों के आधार पर हम किसी गठबंधन का निर्णय लेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे राहुल जी के पास जाना है। राहुल जी, आपके पुराने दोस्त ने दावेदारी ठोक दी है, बिहार की सड़कों पर नजर आ रही है और दिल्ली की सड़कों पर जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं जल्द नजर आना शुरू हो जाएगी ये दावेदारी। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की आवाम, देश की जनता को नमस्ते करता हूं। और ये जो आज जो चर्चा रखा गया है और ये बड़ा ही अच्छा विषय है, लेकिन इस चर्चे की शुरुआत से ही मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट झलक रही थी। आपने तो खुश होना ही है, आपकी तो बैठे बिठाए लॉटरी निकलने जैसी बात हो रही है। आप यही तो चाहते हैं कि आपस में बॉल खेलते रहें और हम बीच में सिक्सर लगा देंगे। बात वो नहीं है, मुझे थोड़ा 5 मिनट का समय दीजिएगा, मैं अपनी सारी बातों को करूंगा और जल्दी करने की कोशिश करूंगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समझ में यह नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहां से करूं और कहां जाकर खत्म करूं। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आई हैं जो मैं एक एक कर बताना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल बेगाना, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो इसका एक पहलू ये करेंगे कि नीतीश कुमार एक ऐसे वो पंचर वाले की तरह हैं जो कीले को अपने आसपास फैला देते हैं और गाड़ियां जो पंचर होती है उसको ठीक करने का काम करते हैं। थोड़ा इससे भी अगर हट लेते हैं तो मैं बताऊं मोदी जी क्या चीज है। पहले 2 लाइन इनके बारे में मैं बता दूं। खाने का खर्च खुद उठाते हैं, कपड़े का खर्च खुद उठाते हैं, सरकारी डिनर ना के बराबर, चतुर्मास में एक समय भोजन, लगातार 40 वर्षों से नवरात्रि में सिर्फ नींबू पानी और एक फल खाकर रहते हैं। यूं ही नहीं, मोदी कहलाते हैं। अब राष्ट्रीय विमर्श की अगर हम बात कर ले तो राष्ट्रीय विमर्श में तीन चीजों को इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो मैं खत्म करूंगा। क्या नीतीश कुमार 2014 में, माफ कीजिएगा, क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? पहला प्रश्न। दूसरा, भाजपा को हराने में विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह का महागठबंधन खड़ा कर पाएगी? जबकि कल की एक छोटी सी पिक्चर जो देखने को मिला, नीतीश कुमार कह रहे थे चलिए ना, और केएसआर कह रहे थे अरे बैठिए ना। तो इसी से अंदाजा मिल गया कि केएसआर किसके समर्थन में बात कर रहे थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दल जो है, क्या क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय चेहरा हो सकता है? पहला। दूसरा, 2019 में जिस कांग्रेस को 11 करोड़ 83 लाख वोट मिले थे और भाजपा को 22 करोड़ वोट मिले थे, क्या 11 करोड़ 83 लाख वोट अकेले लेने वाली कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन देगी? प्रश्न यहां ये उठता है। दूसरा, कुछ दिन पहले
एक तेलंगाना के ही पूर्व मुख्यमंत्री बहुत तेजी से, चंद्रबाबू नायडू बहुत तेजी से और बहुत फुर्तीले ढंग से प्रचार कर रहे थे और थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे। और हम सबने देखा कैसे कर्नाटका में सारे लोग एक जगह गए और ऐसे ऐसे करके जनता का मनोबल बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब फील्ड में आने की बात आई तो यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा कौन? केवल अगर मुख से बनाना है, शब्दों से बनाना है, तो नीतीश जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो जेडीयू ने बना दिया। इसकी दूसरी पहलू अगर आप चाहिए तो नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट जनता के बीच में कितना है? 2014 की बात करें अगर हम, तो 2014 में नीतीश कुमार की 2 सीटें आई थी, यही उनका स्ट्राइक रेट था। पूरे 40 सीटों में से 2 सीटें लेकर आए थे। अगर वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 39 सीट आई है, तो जो गठबंधन में लड़े थे, तो यहां पर स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए 2005 से लगातार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ता जा रहा है। यहां एक समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से अपने को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया जा रहा है और जो ये कह रहे हैं कि जो 2019 में आए वो 2024 में नहीं आएंगे, मैं कहता हूं कि 2024 में 300 प्लस बहुमत के साथ आएंगे और हम आपके साथ बैठकर यहाँ चर्चा भी करेंगे। 100 साल जीने से अच्छा है कि 100 दिन में ऐसे काम कर जाइए कि 100 सालों तक याद किए जाइए। और जो 2014 के बाद जो देश की परिस्थिति बदली है, जो बदलाव आई है, जो बयार आई है और जनता के बीच में जो विश्वास आया है, यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। जो बिहार की कयास लगाते हैं, जो देश की पूरी कयास लगाते हैं, जितने भी राजनीतिक पंडित बैठते हैं चर्चा में, वो सारे राजनीतिक पंडित उत्तर प्रदेश पे फेल कर जाते हैं। जब ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नीतीश कुमार की स्ट्राइक की आपने बात की, जवाब ले लेते हैं। जेडीयू के मनोज मनु जी, सुन लिया आपने। आपके पुराने दोस्त, आपके पुराने गठबंधन के साथी सवाल उठा रहे हैं, फिर सर बोल रहे हैं कि लगातार स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार जी का जनता के बीच में खराब है। अलकत गगरी छागरल जाए, ये भुला गए हैं 1999 में, ये भुला गए हैं 98 में, जब भाजपा आगे आते इनसे अच्छे नेता जिनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 2 बार सरकार बनते बनते रही अंतिम में। और ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल, तो इनको शायद पता नहीं होगा, उस समय इनकी जन्म भी नहीं हुई होगी। एचडी देवगौड़ा जी कोई राष्ट्रीय दल के नेता नहीं थे, इंद्र कुमार गुजराल जी कोई राष्ट्रीय दल के नेता नहीं थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और क्या बिना स्ट्राइक के बात किए हुए उससे जनता को देखना है ना, यहाँ जनता देखेगी ना कि इनको जनता देखेगी ना कि इनको देखना है, यहाँ प्रवचन देना है, यहाँ इनका जो भी आज नरेंद्र मोदी को चाहेंगे तो कल ये आरएसएस वाले उनको उठा के फेंक देंगे। और ये तब से बता रहे थे कि ये थे वो थे ऐसे थे, 1 टाइम भोजन करते हैं, 4 टाइम भोजन करते हैं, ये करते हैं। अरे जनता को क्या मिला? मैं इनको चुनौती देता हूँ, भाजपा के सबसे सीनियर लीडर, ये तो अभी बच्चे हैं, उनको भी चुनौती आ रहा हूँ राहुल जी, आऊंगा मौका दूंगा आपको। लहरी जो छोड़ा रहे हैं, 5 काम गिना दे नरेंद्र मोदी का जिससे आम जनता को फायदा हुआ हो, ये 5 काम नहीं गिना सकते हैं। और ये बात कर रहे हैं आज बेरोजगारी का और शिक्षा का और ये सब का मामला महंगाई का नहीं है क्या? ये बता दें कि बिहार में, देश में बहुत सस्ता माहौल है, जो 2014 में था उससे सस्ता हो गया है। अब ये कहेंगे वैश्विक कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, श्रीलंका में ये हो गया, ये हो गया, नरेंद्र मोदी विश्व के महान नेता हो गए, तो ये सब सुनने के लिए जनता नहीं है। जनता भूख और रोजगार को देखती है। और आप विश्वास रखिए आशीष जी, इसी मुद्दे पर आपने कहा कि 2024 और 2023
नहीं, अगले महीने से अभियान शुरू होगा और विपक्ष के नेताओं को एकजुट किया जाएगा और इनको बताया जाएगा कि क्या होता है। जनता भूखे चलो मरेगी ठीक है, और ठीक है, अंबानी के करोड़ों ठीक है, रुपया ठीक है, मैं लौटूंगा मनोज जी। अंबानी को करोड़ों रुपया बात मनोज जी आऊंगा आपके पास। कौशिक साहब, एक सवाल है, सवाल ये है, जो गठबंधन हुआ आपका जेडीयू के साथ एक बार फिर, और सरकार तो बना ली, लेकिन आगे की राह कैसे तय होगी? बीजेपी भी सवाल उठा रही है, जनता भी इस चीज को लेकर कश्मकश में है कि जो 2024 है, क्योंकि मुझे ये व्यक्तिगत रूप से लगता है कांग्रेस, जैसा आपने कहा, भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के लिए सिर्फ एक बिहार मायने नहीं रखता कि बिहार में सरकार बन गई और कांग्रेस का कोई फोकस या एजेंडा जो है वो अचीव हो गया। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं केंद्र जरूरी है और केंद्र ही कांग्रेस का पहला लक्ष्य है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो मेल है वो बनता हुआ दिख नहीं रहा, तो ये रास्ता है, इस पे सफर कैसे होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित में या राज्यों की जनता के हितों को लेकर कहीं कोई विशेष निर्णय लेना पड़े तब लेती है। महाराष्ट्र का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि वहां पर भाजपा के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर फडणवीस, वहां एनसीपी के नेता अजीत पवार को भ्रष्ट बताया करते थे। उनके खिलाफ तमाम तरह की जांच भाजपा पार्टी द्वारा राजनीतिक सिस्टम के तहत चलाई जा रही थी और फडणवीस कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग। लेकिन जैसे ही मौका लगा, चुनाव के बाद की परिस्थितियां बदली, उन्हीं अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भाजपा ने पेश किया था और जब बात नहीं बनी तो उन्हें पीछे हटना पड़ा और अब भी आप देख रहे हैं कि शिवसेना की सरकार, उन्होंने हमारी गठबंधन की सरकार गिरा दी है। इसी तरीके से बिहार का मामला है कि जहां पर भाजपा ने अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए, साजिश ये है इसमें कि जिसके साथ गठबंधन करते हैं उन पार्टियों को नष्ट कर देते हैं। तो जैसे ही नीतीश कुमार जी की समझ में आया तो उन्होंने तुरंत जो है निर्णय लेते हुए, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये है कि 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है वो कहीं ना कहीं कौन होगा, उम्मीदवार किसको बनाएंगे, सभी जितने भी विरोधी दल हैं बीजेपी के मिलकर क्या सहमति बन पाएगी किसी एक चेहरे के ऊपर? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार के पोस्टर दिखाई दिए जिसमें कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही कांग्रेस के चेहरे हैं और जिस तरीके से केजरीवाल और साथ ही साथ अगर हम बात कर ले ममता बनर्जी की, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर 2024 में कि क्या कोई वाकई में महागठबंधन का चेहरा बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। विजय जी, आपसे मैंने सवाल लिया था कि गठबंधन अभी हुए जुमा 4 दिन हुए हैं दोबारा से जेडीयू के साथ और रास्ता अभी लंबा है 2024 का, और ऐसे में कैसे ये सफर तय होगा? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था जी कि कई बार लोकतंत्र की हत्या ना हो इसलिए कांग्रेस पार्टी को कई कदम उठाने पड़ते हैं जी। उसी कड़ी में हमने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी जी। इसी तरीके से हमने यहाँ बिहार में बनाई है जी कि लोकतंत्र को कुचलने में भाजपा सफल ना हो सके। ठीक है, इसलिए ये जो हमारा गठबंधन है, ये जो भी बात है केवल बिहार तक सीमित है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। हम जनता की लड़ाई कर रहे हैं, उसके चलते हमें उम्मीद है कि देश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी
ठीक है, राहुल आपको गांधी उम्मीद भी है, कांग्रेस आपको पार्टी उम्मीद का है, चेहरा आपको उम्मीद है, और वही लेकिन प्रधानमंत्री विजय जी के मेरा दावेदार मेरा एक सवाल और है, मेरा एक सवाल और है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपने हमारे ही टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के नेताओं का बयान सुना होगा। स्पष्ट तौर पर कह रहे थे अमृतकाल चल रहा है और मोदी को हटाना चने चबाने जैसा है। शायद ये कहीं ना कहीं आज के दिन कांग्रेस के लिए सच्चाई भी है, माने या ना माने, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक चेहरा आपके सामने खड़ा है, उसको राहुल गांधी जटिल प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी रोक नहीं पा रहे हैं। तो क्या वाकई में लगता है 2024 में अकेले राहुल गांधी के दम पर कांग्रेस इतने सांसद जीत कर ले आएगी कि सरकार बना पाए? 19 में भी यही कह रहे थे कि नहीं हो जाएगा। जी जी, देखो आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। और आज से कई वर्ष पहले भी मैं टीवी डिबेट्स में कहा था जी कि एक बार से किसी ने पूछा था कि भी क्रांति कब होती है, तो उन्हें जवाब ये मिला कि जब लोगों का उन परिस्थितियों में जी पाना संभव हो जाता है जिनमें वो जी रहे होते हैं, तो तब क्रांति होती है। जी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो भारत पाकिस्तान के नाम पर या मुस्लिम राष्ट्र न बन जाए ये देश, इस तरह के मुद्दों से देश को कब तक बरगलाया जाता रहेगा? तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग बात करेंगे कि भी देश में विकास कहाँ हुआ है। जो नहीं, आप अभी मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा, एक छोटी सी चीज। कोरोना में उत्तर प्रदेश के अंदर जो तस्वीर थी वो सबने देखी। कांग्रेस ने, या यूं कहें कि जितने भी बीजेपी के विरोधी दल थे, उन्होंने यूपी से लेकर दिल्ली तक सवाल खड़े कर दिए, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी वहां पर वापस आई। आप चाहकर भी रोक नहीं पाए और जो कांग्रेस का हशर हुआ वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब यूपी के अंदर खाता खोलने में भी कांग्रेस की हालत पतली हो जा रही है, तो 24 के अंदर लग रहा है आपको कि अपने दम पे आप लोग सरकार बना लोगे? सिर्फ टीवी पर या पब्लिक डोमेन में बयानबाजी करने से स्थिति संभल जाएगी? गुलाम नबी आजाद साहब, आनंद शर्मा जी, आपके G23 के जो बाकी के लोग हैं, अभी तक उनको तो रोक नहीं पा रहे हैं, उनको मना नहीं पा रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। जी अगर इस देश में पुलवामा अटैक ना हुआ होता तो 2019 बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में हिंदुओं को डराकर हिंदुओं का वोट दिया जा रहा है। तीसरी बात कि जिस दिन हिंदू इस बात को समझ जाएगा कि अगर इस देश में रोजगार गया है तो हिंदू, ये तो विडंबना है ना साहब, फिर आप विडंबना वाली बात कर रहे हैं, यानी कि आप समझा ही नहीं पा रहे। आपको क्या कोई रोक रहा है हिंदुओं को समझाने से? मेरी बात तो जी जब आप अपने घर में बैठे हैं, खाने की थाली सामने है और कोई कह दे कि भाई बाहर से आपके घर को जो है दुश्मनों ने घेर लिया है, तो क्या आप खाना खा पाओगे क्या? जब देश में हिंदू मुस्लिम की ऐसी परिस्थितियां बना दी गई, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल अपने सारे विरोधियों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। मायावती सीधे तरीके से भाजपा के हक में काम कर रही है, जबकि वो भाजपा की विरोधी पार्टी है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हम बताइए। सुनिए तो सही, कीजिए। तृणमूल कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए भाजपा नेता बयान देते हैं कि उनके 22 विधायक हमारे टच में हैं, वहां के 40 विधायक, सरेआम पैसा फेंका जा रहा है पूरे देश में, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। तो ये जो स्तरहीन राजनीति इस देश में आ गई है कि जब एक तरफ सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हो, एक तरफ बेरोजगारी चरम पर हो, विदेशी कर्ज देश के ऊपर इतना बढ़ा दिया गया हो कि ये देश की आर्थिक स्थिति कभी भी खस्ता हाल होकर डूब जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। राहुल जी, एक ही चीज नजर आएगी, आरोप बड़े लग रहे हैं। कांग्रेस, कोई भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता आ जाए, कोई भी देश के लिए बहुत कुछ सीधे आरोप लगा देता है, हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक खरीदे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम
का सवाल उठाया जा रहा है, बड़े गंभीर आरोप हैं। थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। हाँ, मैं शुरू करूंगा जेडीयू के प्रवक्ता से कांग्रेस के प्रवक्ता तक। पहले तो उनके 5 काम गिना दीजिए, पहले 5 काम बता दीजिए, किए भी हैं कि नहीं किए। वही मैं और बताऊंगा। हाँ, सच है विपत्ति जब आती है, सच 5 बड़े काम बता दीजिए ना भाई साहब। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैं वही बता रहा हूँ कि सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विंध्यों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। अगर संक्षेप में बात करूं मैं इनके 5 काम, तो मैं इनको बता देता हूं। कभी बैठूंगा चर्चा में तो इस पे भी बताऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दूसरा, आयुष्मान भारत योजना तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना चौथा, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा भी। पांचवा उज्ज्वला योजना, छठा बीमा योजना, सातवां प्रधानमंत्री जन धन योजना। इन्होंने तो 5 ही पूछा था, मैं 8 तक बता दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। और मैं अब आ जाता हूं थोड़ा सा स्ट्राइक रेट पे। जो मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रहा था और जिसमें मन्नू भाई साहब का बीपी बढ़ गया था, क्योंकि मुझे उनकी बातों से लगा। मैं आपको बता दूं 2020 में पता है क्या स्ट्राइक रेट था बीजेपी और जेडीयू का? बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 37% था। और उससे एक सीट ज्यादा लाने वाला, मैं बता रहा हूं, फिर भी आपने मुख्यमंत्री बनवा दिया। फिर तो कमाल की बात है, मुख्यमंत्री आपको अपना रखना चाहिए था। एक सीट ज्यादा लाने वाला मैं 2015 भी बता दूंगा, मैं 2015 में बता दूंगा। उससे एक सीट ज्यादा लाने वाले आरजेडी का 52% था। लेकिन यहाँ मार्केबल बात क्या है? मार्केबल बात है कि एलजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 5.67% था, जबकि नीतीश कुमार से उम्र भी में वो कम है और उन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया। ये होता है बड़े नेता और ये होता है छोटे नेता का ओहदा। यहीं पे स्थिति स्पष्ट हो जाती है। और 2015 की बात अगर मैं बता दूं वोट प्रतिशत की, तो किसी भी गठबंधन को 42% से ज्यादा वोट नहीं मिले। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मनु जी जवाब दे दीजिए, मनु जी जवाब दे दीजिए। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि नितिन गडकरी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। मैं बिल्कुल उनका समर्थन करता हूं, कांग्रेस को बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। क्यों मजबूत होना चाहिए? क्योंकि सदन में विपक्ष की आत्मा सदन में निवास करती है और विपक्ष मजबूत हो, प्रमुखता के साथ प्रश्न उठाए तो समझ में आता है। जिस पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं, जान दे देंगे इंडियन आर्मी ने ही आज सशक्त होकर उनको जब हमने छोड़ा तो उरी जैसे घटना को भी अंजाम दिया और सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और गलवान घाटी को भी किया। ये है इंडियन आर्मी की ताकत। जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो आप बात कर रहे थे, 5 सवाल पूछ रहे थे, दूसरे देश की सीमा में घुसकर अगर आपका भारतीय जवान मार कर आता है तो सीना फक्र से चौड़ा होता है। मैं इस चीज को मानता हूं। आ रहा हूं कंप्लीट होता ही आपके पास ही आ रहा हूं विजय जी। उसमें बलिदान भी लोग चढ़ते हैं। मैं एक बात और बता दूं, सदन में अटल जी ने क्या कहा था? अटल जी ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को कहा था कि वो दुर्गा का अवतार है। उनके किसी अच्छे कामों को देखकर उन्होंने कहा था जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, मेरे को जाना है बाकी के लोगों पे भी। हाँ, मैं बस खत्म कर रहा हूं। और जहां तक हिंदू मुसलमान की बात है तो मैं बताता हूं, पूरा देश देख रहा है कि जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश है और जहां जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां मुसलमानों का दंगा देख लीजिए। बंगाल उठा लीजिए, राजस्थान उठा लीजिए, और यही नहीं आप महाराष्ट्र उठा लीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने मंच पर, एएनबी के मंच पर, ये सांप्रदायिक जितने भी मुद्दे हैं इसको हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों की बात करेंगे। आप जवाब दे दीजिए। ठीक है राहुल जी, ठीक है राहुल जी, ठीक है। विजय जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। सबसे पहले इनके छद्म राष्ट्रवाद का प्रमाण दे देता हूं। पुलवामा हमले के बाद में उस हमले को कैश करने के लिए इन्होंने जगह जगह आर्मी की वर्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी कि भाई आप अपनी सभाओं में आर्मी की वर्दी और इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो इनका राष्ट्रवाद है। इनके घोटाले सुन लीजिए,
पीएम केयर्स देश का सबसे बड़ा घोटाला है। देश में वैक्सीन सबसे बड़ा घोटाला है, जो कोरोना के नाम पर इन्होंने वैक्सीन लगाई। 100 स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा घोटाला है। नमामि गंगे परियोजना बहुत बड़ा घोटाला है। यह एक घोटालों की सरकार है जो आम जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए निकालती है और उन्हें 2-4 किलो गेहूं चावल मुफ्त में देकर अपनी पीठ थपथपाती है। और मोदी जी तो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं संसद में कि जैसे वो भगवान है और ये भीख के तौर पर ये गेहूं और चावल दे रहे हैं और जनता को जो है इसमें खुश होना चाहिए। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसी जुमलों वाली सरकार है, क्योंकि खुद अमित शाह जी मानते हैं कि उन्होंने जो अच्छे दिन आने का वादा किया था वो उनके चुनावी जुमले थे, काला धन लाने का वादा किया था वो चुनावी जुमले थे। आज स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन बढ़ गया है, भारतीयों का काला धन बढ़ गया है। ये मोदी सरकार की मेहरबानी है। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा अमीर अडानी जी हो गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का हाथ है। देश के बैंकों का आधा पैसा अडानी के मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं विजय जी। मैं ये कहना चाहता हूं केवल कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, उस संघर्ष के बूते पर हमें विश्वास है। जिस दिन जुमलों का नशा जनता के सिर से उतरेगा उस दिन देश में कांग्रेस की सरकार होगी। ठीक है, मतलब अभी इंतजार की घड़ी है, ये स्पष्ट हो गया ना, स्पष्ट बात है, क्योंकि वही अच्छी लगती है, जनता को समझ भी आनी चाहिए। इस डिबेट में मैं भी यही कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स के ऊपर बात हो, बजाय इसके कि हम जुमलेबाजी वाली भाषणबाजी किसी की जनता के सामने चलाएं, वो अच्छा नहीं है। मनोज जी, आप जवाब दे दीजिए। बड़े सवाल उठा रहे थे राहुल जी भी, और सबसे ज्यादा आज वो डाटा कलेक्ट करके लेके आए हैं, ऐसा लग रहा है स्ट्राइक रेट का। कहाँ से लाए हैं ये तो हम पूछ लेंगे उनसे, लेकिन स्ट्राइक रेट के डाटा की बात कर रहे हैं बार बार। ना सब फ्रॉड डाटा है और ऐसे ऐसे डाटा यहाँ चौक चौराहे पर बिकते हैं। ये 2014 की बात कर रहे थे, अकेले इनके दम पर विपक्ष ने 9 सीट इनसे छीन लिया था। 2015 के विधानसभा चुनाव बेटा कहते हैं, आज तक देश के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमने इनको चाय बेचते हुए देखा है। एक भी व्यक्ति ने सामने खड़ा होकर कहा था कि नरेंद्र मोदी को चाय बेचते हैं, बड़े को चाय बेचते हैं, बड़े गुणगान कर रहे हैं। जो महिला का अपमान करे, जो अपनी पत्नी को छोड़ दे, उस व्यक्ति का ये गुणगान कर रहे हैं। उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2014 में ये प्रधानमंत्री बने थे, पूरे देश में इनका उर्स पर थे, पूरे इनका वाहवाही था। 2015 के चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो गए थे। सारे भाजपा नेताओं ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे लोगों ने, बिहार के लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका सब फ्रॉड डाटा गायब हो गया। सब भूख थे इनके साथ। रामविलास जी भी थे, अभी के उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, अभी के जीतन राम मांझी जी भी इनके पास थे। साथ नहीं इनका पहुंचा था। उस समय 50 से ऊपर सभा इनके नरेंद्र मोदी जी पूरे बिहार में किए थे, कहाँ चले गए? और ये सब डाटा फाटा अपने पास रखिए। ये आयुष्मान कार्ड की क्या स्थिति है, उनका उज्ज्वला योजना का क्या स्थिति है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जहाँ आप 4 किलो 3 किलो आप गेहूं देते थे, 1 किलो गेहूं दे रहे हैं। जनता सब इसको देख रही है। और ये आप कह रहे हैं मुद्रा योजना, यहाँ बैंक किसी को पैसे नहीं दे रहा है। इनको पता ही नहीं है कि बैंक में कितने आवेदन पड़े हुए हैं, गिना रहे हैं। जनता को फायदा हो गया। वैसे भी मुद्रा योजना सरकार के मुताबिक भी फेल हो चुकी है। जनता को 500 रुपया में गैस मिल रहा है, जनता को 50 रुपया में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। चलन आवे तो अंगने टेढ़ बैठ के बड़का बड़का प्रवचन देने से नहीं होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं राहुल जी। गंभीर सवाल, गंभीर जरूर है, लेकिन आप जैसे शिखंडी नहीं है कि जवाब ले लेते हैं।
राहुल जी जवाब दे दीजिए। जी, अब थोड़ा सा सब्र होके, थोड़ा विनम्र होके मेरी बातों को सुनिएगा। जवाब दे दीजिए। जब मैं बातें करता हूँ ना एंकर महोदय, तो जनरली ऐसा होता है कि लोगों का बीपी बढ़ जाता है। उनको मैं सजेशन देता हूँ कि आप पानी उनी रख के बातें कीजिए। देखिए फिर आ गए, फिर वही आ गए। देखिए झगड़ा नहीं, बात तो सुनिए। मनोज जी सुन लीजिए, आपने पूरा अपनी बात पूरी कही, मैंने पूरा मौका दिया, अब जवाब सुन लीजिए। देखिए क्या होता है ना कि जब आप अच्छे वक्ता बनते हैं तो एक स्वस्थ वातावरण में बातों को सुनना भी पड़ता है। मैं आपकी सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। आपने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री ने ये वादा किया, किसको क्या नहीं मिला। देखिए बात मिलने की नहीं, बात यहाँ तक ये आता है कि हमने तो कोशिश किया, लोगों को मिला, हमने उनको सम्मान दिया। जिस आयुष्मान भारत का आप आज बुराई कर रहे हैं, जाकर देखिए सरकारी अस्पतालों में लोग कैसे इलाज करते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मनोज जी सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात पूरी कही, मैंने पूरा मौका दिया है, सबको बराबर का मौका, सबको। आपने अपने समय में पूरी बात कही, मैंने इंटरप्ट नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। मन्नू जी फिर झगड़ा नहीं। मैं आपको और बता दूं, और जहां तक आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, जब सत्य हमेशा कड़वा होता है, जिसको राहुल जी मेरा एक सवाल है बीच में, एक सवाल है, डाटा प्रमाणिक किस ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल मैं बता दूंगा। किसका डाटा लेके आए हैं आप? खाली सिर्फ स्ट्राइक रेट कह देने से नहीं होता। हाँ, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। ये जो प्रमाणित है, ये आप दैनिक जागरण के जो पृष्ठ में निकलता है। यार भाई, कोई सरकारी संस्था की डाटा है क्या आपके पास? हाँ मैं और बताता हूँ, सुनिए। मीडिया हाउस के डाटा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। जिसको 76 सीट आया और जिसको 42 सीट आया, क्या परसेंटेज होना चाहिए दोनों में? ये तो खुद का निकाला जा सकता है। सुनिए ना, अरे आप सुनिए तो सही, जिसको इनको चुप कराइए श्रीमान, इनको चुप कराइए। चलिए सुनिए, मेरे पास राहुल जी, मनोज जी मेरे पास वक्त का अभाव है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ एक एक करके। शुरुआत विजय जी से। विजय जी 30 सेकंड दे पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है, अपनी बात जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं केवल देश की जनता से कि सच्चाई आपके सामने है। आज बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है। देश के सारे संसाधनों को, कंपनियों को, सबको बेचा जा रहा है। महंगाई चरम पर जाती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। युवा वर्ग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा बढ़ती महंगाई के कारण। हर तरफ देश में अराजकता का माहौल है। जनता ही इसे बदल सकती है वोट की चोट से। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरी है। इस देश को तरक्की के रास्ते पर आगे लेकर गई है और आगे भी हमें मौका मिला तो इसी तरह से हम काम करेंगे और देश को पुनः प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। जो कि आज देश का हाल बदहाल है और मोदी जी मस्त हैं, जनता त्रस्त है। और भाजपा जो देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी हुआ करती थी 2014 से पहले, आज देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। इस पर जनता को चिंतन करना पड़ेगा क्योंकि आम जनता का पैसा आज भाजपा के खजाने में जा चुका है। ठीक है मनोज जी कंप्लीट कीजिए फाइनल कमेंट। मैं दो ही बात कहना चाहता हूं कि जो आज की स्थिति है, जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भाजपा सबसे बड़ी जिम्मेवार है। एक छोटा सा 1 से 10 सेकेंड का उदाहरण दूंगा कि पटना में एक एडीएम ने एक लड़के पर लाठी चलाई थी, वो हाथ में तिरंगा पीछे निकाल लिया था। भाजपा के तमाम नेता रात भर टीवी में, मीडिया में चिल्लाते रहे और जैसे ही उनको पता चला कि वो लड़का मुस्लिम था, दूसरे दिन से इनकी बोलती बंद हो गई। एक बार ही नहीं उस लड़के को देखने के लिए भाजपा के कोई नेता गए कि क्या लगा। सारा इलाज सरकार ने कराई, आज वो दरभंगा में मौजूद है। तो ये तुष्टीकरण की बात यहाँ करते हैं और दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो ये उचित नहीं है। देश बहुत जल्द ही नया नेतृत्व देगी, कांग्रेस हो या कोई हो, सबको मिल बैठकर सोचना होगा। और ये डाटा फाटा सब गलत है। इन्हीं के डाटा आप ही के चैनल में सब जगह आया था कि जब जदयू की सरकार थी तो उसमें 19
कांग्रेस में चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है। राहुल जी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, 30 सेकंड दे पाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग जितनी भी बातें कह रहे हैं, जो घोटाला का आरोप जिसने कांग्रेस ने मुझ पर लगाया, जबकि खुद घोटालों की सरकार कांग्रेस बन के रह गई और नरेंद्र मोदी की सरकार। मनोज जी, आपने अपना कमेंट कंप्लीट कर लिया है, इंटरप्ट नहीं। मनोज जी, मेरे पास समय नहीं है। राहुल जी आप बोलिए। देखिए क्या है ना कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नीतीश आप बोलिए, मेरे पास समय का अभाव है, 30 सेकंड है, आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। एक्सटेंड कर रहा हूँ 30 सेकंड आपके लिए। जितने भी चीजें थी, मैं तथ्यों को रख कर बात करता हूँ और जनता के बीच में तथ्य जहाँ होता है उसी पर मैं काम करता हूँ, और मैंने तथ्य दिया। और जहां तक जिस तिरंगे के बारे में इन्होंने बात किया, तो इनको मैं बता दूं, मनु जी तो बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार का हूँ, इनको मैं बता दूं, इनको मैं सारी डिटेल भेजूंगा कि कौन सा भाजपा का नेता वहां जाकर मिला है। तुष्टिकरण अलग चीज होती है, बातों को जोड़कर मन ग्रंथ और वर्चुअल स्क्रीन बनाकर तथ्यों को नहीं रखना चाहिए। जो सच है वही। चलिए ठीक है, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। और सवाल बड़ा है कि 2024 की तैयारियों में अभी से जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जुट गए हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करने में डटे हैं। लेकिन सवाल ये है कि महागठबंधन का चेहरा कौन बनेगा? क्या वाकई में विपक्षी दलों की कोई एक सहमति बन पाएगी? आज के लिए एएनबी के मंच पर राष्ट्र धर्म में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।